नमस्कार। आज हम गोता लगा रहे हैं योग की दुनिया में। खास तौर पर सांस लेने की जो तकनीकें हैं, मतलब प्राणायाम और ध्यान। हम देखेंगे कि कैसे ये पुराने अभ्यास हमारी नींद, हमारी ऊर्जा और पूरी सेहत से जुड़े हैं। हमारे पास कई तरह के स्रोत हैं, योग संस्थानों के लेख हैं, हेडस्पेस जैसी वेलनेस साइट्स हैं, फिर एनआईएच से जानकारी, एकेडमिक जर्नल भी हैं। एक यूट्यूब वीडियो का ट्रांसक्रिप्ट, रेडिट की कुछ चर्चाएं और हाँ, योग निद्रा जैसी जो गहरी योगिक प्रथाएं हैं, उन पर भी कुछ लेख हैं। तो हमारा इरादा यह है कि इन सब स्रोतों से सबसे ज़रूरी बातें निकालें, समझने की कोशिश करें कि भाई ये सांस और ध्यान हमारे तन और मन पर आखिर असर कैसे डालते हैं। क्या ये सच है कि ध्यान करने से नींद की ज़रूरत कम हो जाती है? और क्या ऊर्जा और चेतना के कुछ ऐसे गहरे स्तर हैं जिन्हें इन अभ्यासों से छुआ जा सकता है? अक्सर सुनते हैं ना हम लोग कि कुछ योगी बहुत कम सोते हैं, फिर भी इतने इतने ऊर्जावान कैसे रहते हैं? चलिए इसी पहेली को थोड़ा खोलकर समझते हैं आज। शुरुआत करते हैं प्राणायाम से। हिमालयन योग संस्थान का एक लेख कहता है, और ये बात तो खैर हम सब जानते हैं, कि सांस लेना ही जीवन है। पर दिलचस्प बात यह है कि हमारा मन, शरीर और सांस, ये तीनों एक दूसरे से कितने गहरे जुड़े हैं। मतलब लगातार एक दूसरे पर असर डालते रहते हैं। और नियमित रूप से अगर गहरी लय में योगिक सांस ली जाए तो उसके कई फायदे बताए गए हैं। जैसे मांसपेशियों को आराम मिलता है, ऊर्जा बढ़ती है, चिंता, तनाव ये सब कम होता है, यहाँ तक कि ब्लड प्रेशर भी, वो भी काबू में रहता है। और एक बहुत ही सरल तकनीक बताई गई है जिसे कोई भी कर सकता है। वो ये है कि सांस छोड़ने का जो समय है, वो सांस लेने के समय से थोड़ा लंबा रखें। बस इतना सा। ये हमारे शरीर के अलर्ट मोड को, मतलब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को शांत करता है, और रिलैक्स मोड यानी पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम उसे चालू कर देता है। कहते हैं सिर्फ 5 मिनट करने से भी फर्क महसूस हो सकता है। बिल्कुल। और योग की भाषा में अगर हम इसे समझें तो प्राणायाम का असली मकसद है प्राण को साधना। ये प्राण हमारी जीवन शक्ति है। उपनिषद और डेविड फ्रॉली जैसे विद्वान बताते हैं कि ये प्राण ही वो मूल ऊर्जा है जिससे ये पूरा ब्रह्मांड बना है। इसी से हमारी इंद्रियां काम करती हैं, हमें ताकत मिलती है। सच पूछिए तो बिना प्राण के शरीर क्या है? मिट्टी ही तो है। और योग ये मानता है कि यही प्राण नाड़ियों के जरिए, मतलब सूक्ष्म ऊर्जा चैनल होते हैं ये, उनके जरिए पूरे शरीर में बहता है। योग में इसे और बारीकी से समझने के लिए 5 मुख्य प्राण या वायु बताए गए हैं। ये शरीर में ऊर्जा के अलग अलग प्रवाह को दर्शाते हैं। जैसे एक है प्राण वायु, जो अंदर आने वाली ऊर्जा है, सांस, भोजन, हमारे अनुभव। दूसरी है अपान वायु, जो नीचे और बाहर जाने वाली ऊर्जा है, जैसे मल मूत्र त्याग, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना, नकारात्मकता हटाना। फिर एक उदान वायु है, ऊपर उठने वाली ऊर्जा, जो विकास और बोलने में मदद करती है। एक समान वायु है, जो संतुलन बनाती है, पाचन में मदद करती है। और पांचवी है व्यान वायु, जो पूरे शरीर में फैलती है, जैसे रक्त संचार। इन सब को साधना यही प्राणायाम का लक्ष्य है। अरे वाह! ये तो मतलब ऊर्जा का पूरा एक विज्ञान सा लगता है। लेकिन हाँ, स्रोतों में कई खास प्राणायाम तकनीकें भी बताई गई हैं। पर हठ योग प्रदीपिका जैसे जो पुराने ग्रंथ हैं, वो चेतावनी भी देते हैं कि इन्हें किसी काबिल गुरु से ही सीखना चाहिए। गलत अभ्यास से नुकसान भी हो सकता है। सोचिए, ग्रंथों में तो यहाँ तक लिखा है कि जैसे शेर या हाथी को धीरे धीरे वश में करते हैं, वैसे ही प्राण को साधना चाहिए, नहीं तो ये साधक को ही नुकसान पहुंचा सकता है। तो कुछ मुख्य तकनीकों की अगर बात करें, एक है नाड़ी शोधन। इसमें बारी बारी से एक नाक से सांस लेना, दूसरे से छोड़ना। कहते हैं ये मन को बहुत शांत करता है, संतुलन लाता है। एक और है उज्जाई, जिसमें गले से हल्की समुद्र की लहरों जैसी आवाज निकालते हुए सांस लेते हैं। ये भी शांत करती है, पर शरीर में थोड़ी गर्मी बढ़ाती है। हाँ, बिल्कुल। और इसके उलट कुछ तकनीकें शरीर को ठंडा करने के लिए भी हैं, जैसे शीतली और शीतकारी। इनमें जीभ या दांतों के जरिए हवा अंदर खींची जाती है। फिर है भ्रामरी, जिसमें मधुमक्खी की तरह गुंजन करते हुए सांस छोड़ते हैं। उसका कंपन सिर और दिल में महसूस होता है। और एक बहुत शक्तिशाली तकनीक है भस्त्रिका, मतलब धौंकनी की तरह तेजी से सांस लेना छोड़ना। ये ऊर्जा को जगाती है। पर जैसा आपने कहा, स्रोत इस पर बहुत जोर देते हैं कि इसे बिना गुरु की देखरेख के बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हर तकनीक का अपना अलग असर है। कोई शांत करती है, कोई ऊर्जा देती है, कोई संतुलन। तो ये तो ही सांस की बात कि कैसे वो शरीर और मन को साध सकती है। लेकिन आराम और जागरूकता का एक और गहरा रास्ता है ध्यान। और यहीं वो बड़ा सवाल आता है
जो हमारे स्रोतों में हेडस्पेस, यूट्यूब, रेडिट सब में बार-बार उठाया है। सवाल ये कि क्या ध्यान नींद की जगह ले सकता है? कुछ कहानियां, बौद्ध ग्रंथ तो कहते हैं कि जो अनुभवी ध्यानी हैं वो सिर्फ 4 घंटे सोकर भी काम चला लेते हैं। एक लैब स्टडी में भी ये पाया गया कि जो लोग लंबे समय से ध्यान कर रहे थे उन्हें औसतन 30 मिनट कम नींद की जरूरत पड़ती थी। लेकिन फिर वो नींद वैज्ञानिक एलन रेचशाफिन की बात याद आती है। उन्होंने कहा था, अगर नींद का कोई जरूरी काम नहीं है तो ये विकास की सबसे बड़ी भूल है। ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि नींद आखिर इतनी जरूरी क्यों है। हाँ, और यही मामला और दिलचस्प हो जाता है। आखिर ध्यान नींद की जरूरत कम कैसे कर सकता है? देखिए, हेडस्पेस का स्रोत बताता है कि ध्यान के दौरान शरीर में बहुत कुछ वैसा ही होता है जैसा नींद में होता है। जैसे दिल की धड़कन धीमी हो जाती है, मेटाबॉलिज्म धीमा होता है, नर्वस सिस्टम शांत होता है। और जो ब्रेन स्कैनिंग वाली स्टडीज हुई हैं वो भी दिखाती है कि जैसे जैसे ध्यान गहरा होता जाता है ये जागृति को बढ़ाता है और नींद की इच्छा को कम करता है। हालांकि ये बात भी सही है कि शुरू में ध्यान नींद लाने में मदद कर सकता है। और यहाँ कुछ बहुत ही, आप कह सकती हैं, चौंकाने वाले वैज्ञानिक प्रमाण भी मिलते हैं। एक YouTube स्रोत में 1970 के दशक के स्वामी राम पर हुए एक अध्ययन का जिक्र है। जब वैज्ञानिकों ने उपकरणों से उनकी ब्रेन वेव्स नापी तो पता चला कि ध्यान में उनका दिमाग गहरी नींद वाली धीमी तरंगें यानी डेल्टा वेव्स पैदा कर रहा था, लेकिन वो पूरी तरह जागे हुए और सचेत थे। ये तो मतलब अविश्वसनीय था उस समय। फिर हार्वर्ड के शोधकर्ता हैं सारा लेजर। उन्होंने पाया कि जो लोग रोज 30-45 मिनट ध्यान करते हैं उनके दिमाग के कुछ हिस्से जो याददाश्त, फोकस और भावनाओं को संभालने से जुड़े हैं वो सचमुच मोटे हो जाते हैं। मतलब ध्यान आपके दिमाग को शारीरिक रूप से बदल सकता है। एक और स्टडी में देखा गया कि जिन लोगों ने 40 मिनट ध्यान किया उन्होंने झपकी लेने वालों की तुलना में कामों में बेहतर प्रदर्शन किया। वो ज्यादा सतर्क थे। वाह, ये तो कमाल है। मतलब ध्यान के इतने गहरे असर शारीरिक स्तर पर भी। अच्छा, इस संदर्भ में कुछ खास अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण लगते हैं जिनका जिक्र स्रोतों में बार बार आया है। एक तो है योग निद्रा। इसे जागृत नींद या मानसिक नींद भी कहते हैं। ये एक तरह का गाइडेड मेडिटेशन है जो हमें जागने और सोने के बीच की एक बहुत ही गहरी आराम की अवस्था में ले जाता है। कई स्रोत इसके बारे में बताते हैं। इंजीनियरिंग मेड इजी, IGI-IP, एनर्जी हीलिंग वाले। YouTube स्रोत तो कहता है कि कभी-कभी सिर्फ 30 मिनट की योग निद्रा भी 2-3 घंटे की नींद जैसा आराम दे सकती है। हाँ, और इसके पीछे का विज्ञान भी बहुत आकर्षक है। IGI-P स्रोत बताता है कि योग निद्रा असल में प्रत्याहार का एक रूप है। प्रत्याहार मतलब इंद्रियों को बाहर की दुनिया से हटाकर अंदर की ओर मोड़ना। ये शरीर को फाइट या फ्लाइट मोड से निकालकर रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स मोड में ले आता है। इस अवस्था में दिमाग डेल्टा तरंगे पैदा करता है और ये वही तरंगे हैं जो सबसे गहरी, सबसे ज्यादा मरम्मत करने वाली नींद में बनती हैं। इसी अवस्था में हमारे अंग खुद को ठीक करते हैं और जो तनाव वाले हार्मोन्स हैं जैसे कॉर्टिकॉइड्स वो शरीर से निकलते हैं। और एक बेहद चौंकाने वाली बात IGI-P स्रोत से पता चलती है कि योग निद्रा डोपामाइन हार्मोन के स्राव को 65% तक बढ़ा सकती है। और डोपामाइन खुशी, इनाम और फोकस से जुड़ा है, तो ये डिप्रेशन से लड़ने और मोटिवेशन बढ़ाने में भी मददगार हो सकता है। योग निद्रा की एक पूरी प्रक्रिया होती है। संकल्प लेना, शरीर के हिस्सों पर ध्यान ले जाना, सांस पर ध्यान देना और फिर धीरे धीरे वापस आना। अच्छा, और इसी से मिलती जुलती एक और तकनीक का जिक्र है, NSDR यानी नॉन स्लीप डीप रेस्ट। वेलनेस एट NIH स्रोत के मुताबिक इसे न्यूरोसाइंटिस्ट डॉक्टर एंड्रू ह्यूबरमैन ने लोकप्रिय बनाया है। इसमें भी जहां तक मैं समझा, सचेत रूप से सांस लेने और बॉडी स्कैन पर ध्यान देकर वैसी ही गहरी छूट की अवस्था पाई जाती है। तो ये तरीके नींद न होते हुए भी नींद जैसा गहरा आराम दे सकते हैं। बिल्कुल। तो अब आते हैं उस बड़े सवाल पर दोबारा, क्या ध्यान पूरी तरह से मतलब 100% नींद की जगह ले सकता है? स्रोतों को देखें, YouTube, रेडिट वगैरह, तो जो आम राय दिखती है वो ये है कि शायद ज़्यादातर लोगों के लिए नहीं। नींद के अपने बहुत ज़रूरी जैविक काम हैं, जैसे दिमाग की सफाई, मरम्मत, यादों को पक्का करना, हार्मोन का संतुलन, जिन्हें शायद किसी और चीज़ से पूरी तरह बदला नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, यहाँ एक लेकिन ज़रूर है। जो लोग नियमित रूप से मतलब रोज़ 30 मिनट या उससे ज़्यादा और गहराई से ध्यान करते हैं,
उनके लिए ध्यान नींद की जरूरत को काफी कम कर सकता है, नींद की गुणवत्ता को सुधार सकता है और ऐसी गहरी आराम की अवस्थाएं दे सकता है जो शायद सिर्फ नींद से ना मिले। और यहीं पर तूर्य की योगिक अवधारणा सामने आती है, जिसका जिक्र YouTube और इंटीग्रम योग मैगजीन वाले स्रोत करते हैं। इसे चेतना की चौथी अवस्था कहा गया है, जो जागने, सपने देखने और गहरी नींद, इन तीनों से परे है। ये एक शांत, स्थिर जागरूकता की अवस्था है। इंटीग्रल योग मैगजीन में गुरु अय्या और महाशिव स्वामी जैसे योगियों का उदाहरण दिया गया है, जो कहते हैं कि वो इस निद्रा रहित नींद की अवस्था में रहते हैं जहां वो लगभग सोते ही नहीं है। मैं सोच रहा था, रेडिट पर भी एक यूजर ने अपना अनुभव बताया था। गोयंका विपश्यना रिट्रीट में थे, तो वहां शेड्यूल के कारण नींद कम मिलती थी। उन्होंने बताया कि वहां झपकी लेना बहुत आम था और उनकी जो रेस्टिंग हार्ट रेट थी वो भी काफी कम हो गई थी। हालांकि वहीं पर इस बात पर बहस भी चल रही थी कि क्या ध्यान से कम नींद की जरूरत का दावा, जो 8 घंटे की नींद की वैज्ञानिक जरूरत है, उसके सामने टिकता है। तो शायद अंत में अपने शरीर की सुनना ही सबसे जरूरी है। बिल्कुल, शरीर जो संकेत दे रहा है उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। लेकिन ये अनुभव ये जरूर दिखाते हैं कि ध्यान और आराम के बीच का रिश्ता कितना गहरा और जटिल है। अच्छा, अब प्राणायाम और ध्यान से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। जो एनर्जी हीलिंग वाला स्रोत था, उसमें कुछ और उन्नत योगिक प्रथाओं का भी जिक्र है, जो शायद सिर्फ सतही आराम से कहीं ज्यादा हमारी जो गहरी ऊर्जाएं हैं उन पर काम करती हैं। हालांकि स्रोत ये भी साफ करते हैं कि इनके लिए अक्सर गाइडेंस की जरूरत होती है। हाँ, ये प्रथाएं थोड़ी गूढ़ मानी जाती हैं, सही कहा आपने, लेकिन इनके पीछे का विचार बहुत दिलचस्प है। संक्षेप में अगर कुछ की बात करें तो एक है स्वर योग। ये हमारी नाक के दोनों छिद्रों से जो सांस चलती है उसका विज्ञान है। योग मानता है कि दाहिनी नासिका, जिसे पिंगला कहते हैं, उसका संबंध शरीर की गर्मी, शारीरिक क्रिया और बाएं दिमाग से है, जबकि बाईं नासिका यानी इड़ा, उसका संबंध ठंडक, मानसिक क्रिया और दाएं दिमाग से है। इनके प्रवाह को समझकर और बदलकर स्वास्थ्य और मन की स्थिति को प्रभावित किया जा सकता है, ऐसा माना जाता है। फिर एक और शक्तिशाली चीज है प्राण विद्या। इसका मतलब है जीवन शक्ति का ज्ञान या अनुभव। ये जो छिपी हुई प्राण ऊर्जा है, उसे जगाने और उसे निर्देशित करने की विद्या है। इसमें चक्रों और नाड़ियों का इस्तेमाल होता है। स्रोत बताते हैं कि इस जागृत प्राण दृष्टि से खुद को या दूसरों को ठीक भी किया जा सकता है, लेकिन ये बहुत शक्तिशाली और सूक्ष्म तकनीक है जिसके लिए सही मार्गदर्शन बहुत बहुत जरूरी है। मुख्य ऊर्जा केंद्र भी बताए गए हैं, यानी होलिस्टिक हेल्थ की बड़ी तस्वीर से जुड़ जाती है, जिसका जिक्र एनर्जी हीलिंग वाले स्रोत में भी था, कि हमारा मन और शरीर कितने गहरे जुड़े हैं, कैसे हमारे इमोशंस हमारी सेहत पर असर डालते हैं और कैसे शरीर को सिर्फ मांस हड्डियों का ढांचा न मानकर एक ऊर्जा प्रणाली के रूप में भी देखा जा सकता है। तो आज की इस पूरी गहरी पड़ताल से हमने क्या समझा? हमने देखा कि सांस, मन और शरीर के बीच एक जबरदस्त बहुत ज़्यादा कनेक्शन है। हमने प्राणायाम के मूल सिद्धांत को समझा कि कैसे अलग अलग तकनीकें हमें शांत या ऊर्जावान बना सकती हैं। हमने ध्यान की अद्भुत क्षमता देखी। ये गहरा आराम दे सकता है, फोकस बढ़ा सकता है और शायद कुछ लोगों के लिए, जैसा हमने देखा, नींद की जरूरत भी कम कर सकता है, खासकर योग निद्रा और NSDR जैसे अभ्यासों से। और हमने ये भी जाना कि योग में ऊर्जा पर काम करने वाली और भी गहरी और भी सूक्ष्म प्रथाएं मौजूद हैं। हाँ, और ये भी देखा कि कैसे अब आधुनिक विज्ञान भी इन प्राचीन बातों की पुष्टि कर रहा है। चाहे वो ध्यान के दौरान दिमाग में डेल्टा तरंगों का मिलना हो, या दिमाग की संरचना में बदलाव हो, या फिर डोपामाइन जैसे न्यूरोकेमिकल में, जैसा हमने देखा, 65% तक की बढ़ोतरी हो। ये नतीजे जो पारंपरिक यौगिक अवधारणाएं हैं, जैसे प्राण और तुरीय जैसे चेतना की अवस्थाएं, उनको एक नया आयाम देते हैं, एक वैज्ञानिक आधार देते हैं। साथ ही ये बात भी साफ हुई कि जो उन्नत तकनीकें हैं, उनके लिए सही मार्गदर्शन कितना ज़्यादा ज़रूरी है और संतुलन, ये याद रखना महत्वपूर्ण है। ध्यान कमाल का आराम दे सकता है, पर ज़्यादातर लोगों के लिए नींद अभी भी जैविक रूप से अनिवार्य है। तो इस सब का मतलब क्या है हमारे लिए, आम इंसान के लिए? मतलब ये है कि ये प्राचीन अभ्यास सिर्फ तनाव कम करने या आराम पाने के तरीके भर नहीं है। ये हमें खुद को शायद ज़्यादा गहराई से समझने का, अपनी ऊर्जा को बेहतर ढंग से संभालने का और शायद चेतना और कुशलता के उन ऊंचे स्तरों तक पहुंचने का रास्ता दिखा सकते हैं जिनके बारे में हमने शायद कभी सोचा भी ना हो। और अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं सोचने के लिए,
क्या हो अगर असली गहरा आराम बेहोशी या नींद न होकर इन अभ्यासों से हासिल की गई एक जागरूक शांति हो, एक कॉन्शियस रेस्ट? अगर कोई इन रास्तों पर आगे बढ़ता है तो कौन सी सूक्ष्म ऊर्जाएं या अस्तित्व की कौन सी अवस्थाएं खुल सकती हैं जिनका जिक्र हमारे स्रोतों में महज इशारों में मिलता है? सोचने वाली बात है।